अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में अवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नसीम, हम हमेशा से ये बात करते हैं और चाहे मुझे तो शायद अब ये जुमले हकीकतन रट भी गए, जो कि एक हकीकत भी है कि जब ये हुकूमत आई तो उसके लिए चैलेंज तो था सबसे बड़ा मईशत, लेकिन उसके साथ साथ मईशत के साथ साथ जिन्होंने कंट्रोल करनी थी एहतसाब, जिसका वो नारा लगाकर हुकूमत में आए थे। और डेफिनेटली अगर अवाम ने उनको वोट दिया था तो वो इसलिए दिया था कि अवाम एक भरपूर मौसर तब्दीली चाहते थे, और वो तब्दीली वो थी कि जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिसने इस मुल्क का पैसा खाया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, मुल्क का पैसा मुल्क से बाहर लेकर चले गए, उनसे वो पैसा वापस लिया जाए और पाकिस्तान के कौमी खजाने में उनको जमा कराया जाए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि मईशत को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, वो काफ़ी खुशाइंद है, लेकिन उसके साथ साथ एहतसाब के हवाले से अभी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो शहबाज शरीफ का हाल ही में वाक़या हुआ, जिसमें वो बेल पे बाहर तो आ गए, लेकिन जब वो मुल्क से बाहर जाने का हुआ, उसके बाद इसकी डिटेल में अपने प्रोग्राम में बात करूंगी, लेकिन हाल ही में जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त वापस ली, तो और उसके जवाब में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली कि उन्होंने अपील जो की थी उनकी ज़मानत को लेकर, तो लोगों ने एक शोर हर जगह हुआ कि जी हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई। लेकिन उसका बैकग्राउंड ये था कि उस केस की जो बेस थी, वो बेस कर रही थी शहबाज शरीफ साहब की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में थी। जब उन्होंने वापस ले ली तो इन्होंने वापस ले ली। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रा इस पर हमें बात करनी है। जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर रहनुमा हैं, पॉलिटिकल तो है अपने साथ उनकी पॉलिटिक्स का, लेकिन उसके साथ साथ लॉ एक्सपर्ट बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और अब तो आप पीटीआई को भी ज्वाइन बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर कर चुके हैं। ओके, राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर लॉ एक्सपर्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। आरिफ चौधरी साहब, सीनियर लॉ एक्सपर्ट है, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब। अच्छा, ओके, बैरिस्टर सैफ साहब, अब ज़रा ये जो शहबाज शरीफ का मामला है, जो लोगों ने कहा कि सबसे पहले जो खबरें आई ना, तो वो ट्विस्ट होकर थोड़ी सी आई कि जी हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब के की अपील के खिलाफ जो की अपील की हुई थी ज़मानत के खिलाफ माजरत के साथ, वो वापस ले ली। इससे तासुर ये मिला कि कहीं पैर दर पे कोई बात हो गई, कोई मुफाहमत हो गई, मुफाहमत की सियासत जीत गई। मामला क्या था? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है, बेसिकली तो जो उनके ख़िलाफ़ केसेस थे और जो बाद में उनको लाहौर हाई कोर्ट ने ही बाहर जाने की इजाज़त भी दे दी, ज़मानत हो गई, सब कुछ हो गया। तो मेरे ख़्याल में ये बात करना कि उनका यहाँ से जाना जो है वो हुकूमत के साथ किसी डील का नतीजा है, मेरे ख़्याल में वो एक बेबुनियाद सी बात है। हुकूमत ने जो जुडिशल और क्रिमिनल जस्टिस का जो प्रोसेस था, उसमें हुकूमत का जितना रोल बनता है वो हुकूमत ने पूरी। एक तासुर कुछ हल्कों की जानिब से बाकायदा तौर पर ये दिया गया, चाहे वो जी डेलिब्रेट जी, वो डेलिब्रेट, वो वही जो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि जी हाँ। इस्टेब्लिशमेंट है पीछे और ये है वो है और कोई डील हो गई है, तो वो तो पॉलिटिकल सर्कल्स में एक उनकी मजबूरी है। लोगों ने इस तरह की गुफ्तगू करके अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है तो वो उनको करने दें। लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक, तो देखें उनकी जो प्रोसिक्यूशन या जो भी क्रिमिनल केस उनके खिलाफ चल रहा था, उसको हुकूमत ने डायरेक्टली तो नहीं, क्योंकि नैब इज़ एन इंडिपेंडेंट इदारा, मैं इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हुकूमत कर रही थी, नैब कर रही थी। लेकिन जो उनको बाहर जाने का, जमानत का और फिर बाहर जाने का जो हुक्म था, तो वो तो अदालत ने दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट ही अगर मतलब फर्ज महाल इस्टेब्लिशमेंट है तो फिर अलग बात है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का ये जो तासुर दिया जा रहा है ये गलत दिया जा रहा है। ठीक है। अब नेचुरली एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है उसको अडॉप्ट किया गया है और उसमें अगर वो बाहर जा सकते हैं तो वो चले जाएंगे। नहीं, लेकिन उसके बाद जब हुकूमत ने उनका नाम ईसीएल पे डाला, क्योंकि पहले उनका नाम ईसीएल पे नहीं था, उनका नाम पीएनआईएल में था, है ना, जी जी ऐसे ही है। तो वो उसके बाद फिर हुकूमत ने जब नाम ईसीएल में डाल दिया तो फिर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जी दरख्वास्त दी, जी इफ आई एम जी, नॉट जो रॉन्ग, उन्होंने लाहौर बाद में में। वापस ले ली, वो इसी उन्होंने इसी डील, वापस ली हाँ तो जी हुकूमत ने ये वापस जी ली। जी, वो उन्होंने ठीक वापस है, ले ली ना। ठीक है। तो ये एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग लेकिन कोर्ट के अंदर हुई है, सच मैं कहना ये चाह रहा हूँ। हाँ, और उसको जुडिशियल सैंक्टिटी जो है हासिल हो गई, क्योंकि ठीक है। अदालत के सामने हुआ और अदालत ने उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो भी फिर विड्रॉल्स हुई इनकी, वो अदालत की मर्जी से हुई है। तो इसलिए
उसको ये तासुर देना है कि ये किसी डील का नतीजा। बाज़ दफा खुद भी तो तासुर दिया जाता है ना, खुद भी तो फैलाई जाती हैं खबरें जो सूट कर रही होती हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि एक आप इसको वही जो है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना उसका हिस्सा तो करार दे सकते हैं, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक ठीक नहीं। है। अच्छा राजा मेरा बात साहब, मैं जरा इसी फैसले की उस रिमार्क्स पर आ जाऊँ जो अदालत ने खुद दिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने ये फरमाया और उनके रिमार्क्स बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है कि इस फैसले को नज़ीर नहीं बनाया जा सकता, और उसकी वजह ये थी कि कुछ पॉइंट्स उठाए थे कि वफाक का ये हुकूमत का जवाब मांगने के लिए सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया, फौरी तौर पे उनके केस को सुन लिया गया। तो ये जो अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दी है, ये रिमार्क्स दिए उनके ऑनरेबल जजेस ने, तो इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या ऐसा हुआ जो अनहोनी था या उसको प्रेसिडेंट सेट के तौर पे नहीं देखा जा सकता? देखिए, अनहोनी बात जो बज़ाहिर नज़र आई बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, वो हमें लाहौर हाई कोर्ट में जब ये फैसला दिया गया उस वक़्त नज़र आई कि एक दरख्वास्त आती है कि जी मुझे जो ब्लैक लिस्ट है उससे मेरा नाम रिमूव किया जाए, और ये मैं पटिशन कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन फ़ाइल कर रहा हूँ और मुझे मेडिकल ग्राउंड्स पे बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। अब नॉर्मली ये होता है कि जब ऐसी कोई दरख्वास्त आ जाती है तो दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो उनकी मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल रिकॉर्ड के पटिशन के साथ क्या कुछ लगाया है, मुंसलिक किया है उन्होंने, और नंबर दो वफाक को बुला लिया जाता है कि FIA ने अगर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है तो किन वजूहात की बुनियाद पे उन्हें नोटिस करके भले से नेक्स्ट डे के लिए या एक वीक का नॉर्मली टाइम देते हैं या कुछ ऐसा वक्त दे। लेकिन इस केस में ये हुआ कि जो उन्होंने फाइनल रिलीफ मांगा हुआ था वो तो उनको नोटिस करने से पहले ही दे दिया गया कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट से रिमूव किया जाए और उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी, और फिर वफाक को नोटिस कर दिया। भाई अब आप किस चीज़ का नोटिस कर रहे हैं कि जब आपने उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त भी दे दी, आपने उनको ब्लैक लिस्ट से भी हटा दिया, और आपने कोई मेडिकल जो उनके ग्राउंड्स थे एज सच जो कहा जा रहा है कि वो अवेलेबल ही नहीं थे, कोई मुंसलिक ही नहीं किए उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों के बावजूद अटर्नी जनरल ऑफिस को नहीं सुना आपने, तो ये वो ग्राउंड्स थे कि जिनको लेके ये सुप्रीम कोर्ट आए। अब आपने इंट्रो में कहा कि बेल के फैसले को जो चैलेंज किया था वो विड्रॉ किया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इस फैसले को चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट के ये वाले ब्लैक लिस्ट वाले को, और इस फैसले मतलब बेल मंजूर करने के फैसले नहीं, ना, बेल तो अलहदा से उनकी पहले मंजूर हुई थी। वो तो आपको याद होगा कि वो 3 जजेस, एक रेफरी जज आ गया था, 2 जजेस ने फैसला दिया था, एक ने दे दिया था। दैट्स अ डिफरेंट केस, दैट्स अ डिफरेंट केस। ये इसमें आए, जब इसमें आए तो वहाँ पे जो लॉयर्स थे उनकी एक म्यूचुअल कॉन्सेंट डेवलप हो गई कि ठीक है, क्योंकि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में तो था ही नहीं, उनका नाम तो एक दूसरी लिस्ट में था, तो उन्होंने भी देखा कि जनाब जब उसमें था ही नहीं तो भले से कोर्ट हमें ब्लैक लिस्ट से हटा भी दे। यही वजह थी FIA ने उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया कि जनाब आपका नाम तो ब्लैक लिस्ट में नहीं, आपका तो वो नेशनल आइडेंटिफिकेशन वो जो सी लिस्ट है उसमें है। तो इनको हुकूमत प्लेट स्मार्ट, इन्होंने कहा जी ठीक है, आपने वो जो कॉन्टेम्प्ट लगा दी है वो विड्रॉ कर ले। तो दोनों फ्री कैन ने म्यूचुअल कॉन्सेंट से ये ऑर्डर कर लिया। दैट्स वाई अब जब कॉन्सेंट का ऑर्डर होता है तो वो नजीर नहीं बनता। ठीक है, और उसके बाद नाम ECL में डाल दिया गया क्या? उसके बाद नहीं डाला, वो उसी दिन डाल दिया जब इनको उधर जाने की इजाजत मिली, एयरपोर्ट पे रोका गया। उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने वो रिकमेंडेशंस की, यस नैब ने रिक्वेस्ट भेजी, क्योंकि नैब को याद आ गया कि इनके भाई भी ऐसे ही गए थे मियां नवाज शरीफ साहब, और अब अगर ये भी जाते हैं जो कि खुद गारंटर थे उसके कि इन्होंने वहां पे गारंटी दी थी मैं वापस लाऊंगा, ठीक है, तो ये खुद भी अगर ना आए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? जी आरिफ चौधरी साहब, फिर कौन जिम्मेदार होगा? मेरा ख्याल है ये जो हुकूमत को एक फिक्र लाहक थी और मेरा ख्याल है काफी हद तक जायज थी, इस पे आप कमेंट कर दीजिएगा कि अगर शहबाज शरीफ साहब से ये या किसी भी जगह पर, किसी भी जिसको कहना चाहिए फ्लोर पर, शहबाज शरीफ साहब से क्यों नहीं पूछा जाता और क्यों नहीं पूछा गया कि आप मियाँ साहब के गारंटियर थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब के, वो मुल्क से चले गए, आपने उनकी गारंटी दी थी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, वो उनको लाने में वापस आप नाकाम रहे और अब आप भी वापस जाना चाह रहे हैं। तो हुकूमत ने जो इसको चैलेंज किया था और उनका नाम जो फिर ब्लैक लिस्ट से निकला था, इस पे आपकी क्या राय है? आदिया बहुत शुक्रिया। ये तो तब बताया जाए अगर कोई पूछे तो, क्योंकि यहाँ तो मामला ये है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को पूछा नहीं
वफाक का मौक़िफ़ नहीं दिया तो कौन बताता ये सारी बातें। ये अलग बात है कि हुकूमत को अलहदा तौर पर हाई कोर्ट से रब्ता करना चाहिए इस मामले पर कि जिस शख्स ने गारंटी दी थी कि वो, और वो गारंटी भी अदालत ने बहुत साफ कागज पे, आप कागज पे ले ली थी और उसके लिए कोई दर जमानत भी दरकार नहीं था और उसके लिए सिक्योरिटी जो थी उसके साथ कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं था, तो वो मान ली थी। तो अब अदालत में जाना चाहिए हुकूमत को अपने तौर पर। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है कि ये सारी सूरत हाल में अदालतें क्या कर रही हैं, हमें बिल्कुल कहना चाहिए कि अदालत जो है उसे किसी को रिलीफ देते हुए ये सारी चीजें तो देखनी चाहिए। और आज नहीं, इससे पहले भी ऐसे हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में मामला आए कि रिलीफ जो है वो गैर मामूली दे दिया गया और 100/100 जिस तरह आमिर साहब फरमा रहे थे, आमिर अब्बास साहब, कि जो चीज उन्होंने मांगी नहीं थी वो भी उससे ज्यादा दे दी गई। और फिर ये है कि जो यानी जिनसे पूछा जाना चाहिए था उन्हें नोटिस बाद में हो रहा है और पहली तारीख पे रिलीफ मुकम्मल दे दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें उनके वकला की टीम का किरदार जो इस तरह के केसेस लेके जाती है, लेकिन उन्हें क्योंकि आगे से रिलीफ मिल जाता है तो इसलिए उन्हें किसी होमवर्क की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत गई तो उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को तो फायदा मिल गया, जो हुकूमत चाहती थी वो उसने हासिल कर लिया। लेकिन पीएम ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसे जरूर सोचना चाहिए कि उसने ये सारे अमल से क्या हासिल किया। यानी वो रिलीफ दिया और दुनिया की नजर में भी ये बात आई कि ये रिलीफ गैर मामूली था और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी दिया गया। और फिर जब कंटेम्प्ट उन्होंने एप्लीकेशन वापस, क्योंकि कंटेम्प्ट एप्लीकेशन की को परसू करने के अलावा कोई और तरीका नहीं था हुकूमत को मजबूर करने का कि हुकूमत उन्हें बाहर जाने की इजाजत दे। लेकिन जब कंटेम्प्ट एप्लीकेशन वापस होगी तो इसका मतलब यह है कि वो ऑर्डर जो था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था, और जब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था तो हुकूमत के लिए तो रास्ता बड़ा आसान था। तो लिहाजा हुकूमत को जरूरत नहीं थी उस केस को परसू करने की सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें ऑब्जर्वेशन दी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। Exactly. सारी चीजों को सामने रखना चाहिए। Exactly. This it was like my question to Barrister Saif साहब as well and Raja Amir Abbas साहब as well. देखिए एहतसाब की जब हम बातें करते हैं ना, तो जब एहतसाब किसी भी जमात का अगर वो एक स्लोगन भी हो, लेकिन वो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो तो डिपेंड करता है ना कि आपकी जो प्रोसिक्यूशन अदालतों में हो रही है, या अदालतें जो इंसाफ कर रही हैं, या अदालतें जो फैसले कर रही हैं। अब डेफिनेटली उसके लिए भी एक बड़ी लंबी बहस है, जुडिशल रिफॉर्म्स भी रिक्वायर्ड हैं। इससे पहले कि मैं एहतसाब पे और दूसरी चीज़ों पे चली जाऊँ, मुझे ज़रा कोई इस पे भी बताएं कि ये जो अनप्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि इसको प्रेसिडेंट सेट नहीं किया जा सकता, जो लाहौर हाई कोर्ट का विद इन अ डे और विद इन फ्यू आवर्स जो चीज़ें आ गई, तो क्या इस किस्म के केसेस ऐसे होते हैं? सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में अगर ऐसी बात आती है कि ये एक अनप्रेसिडेंट चीज़ हुई और उसको एज अ प्रेसिडेंट सेट भी नहीं किया जा सकता, तो फिर उसका अगले लाएअमल कुछ होना चाहिए, एक स्टेप आगे, या बस केस को बंद कर देना? देखें, इसके दो रुख हैं। मैं समझता हूँ एक तो जहाँ तक कोर्ट ने ये कहा कि इसकी नज़ीर नहीं हो सकती, वो इन पर्टिकुलर फैक्ट्स पे जो केस है मियां शहबाज शरीफ साहब का वर्सेस गवर्नमेंट, जो सिचुएशन पैदा हुई, सिर्फ इसका कहा गया है कि चूँकि ये एक यूनिक केस है या एक आइसोलेटेड सेट ऑफ अफेयर्स है, तो इसलिए इस पे इसको आप एज ए प्रेसिडेंट नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट में ये मसला बन जाता है कि बाद में आने वाले उसी टाइप के केसेस में फिर आपको उसी फैसले पे अमल करना पड़ता है। ये एक कानूनी उसूल है, स्टारे डिसाइसिस कॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसिडेंट हैं कि अगर पिछला कोई फैसला है तो आपको उसका रेफरेंस भी कोर्ट भी किया जाता है। लेकिन विद ऑल रिस्पेक्ट टू माय, मतलब हमारी जो अपीलेट और सुपीरियर कोर्ट्स हैं, हमारे कोर्ट्स में कोई अब प्रेसिडेंट का जो है ना, जो स्ट्रिक्टो सेंसो जो उसूल है और जिस तरह से उसको अप्लाई होना चाहिए, उसको बस मतलब यूज़ ही किया जाता है वैसे, मतलब क्या कहते हैं दलाइल में, लेकिन फैसलों में उसकी अक्कासी कोई ऐसा सच नहीं होती। आप ये थोड़ी देर कुछ अर्सा पहले काजी फाइज ईसा साहब का केस देख लें। मेरे ख्याल में लॉ का एक पहले दिन का जो स्टूडेंट होता है जो लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है, उसको भी इस बात का पता होता है कि रिव्यू में जो है कोई ड्रास्टिक चेंज बहुत मुश्किल से आता है। अगर रिव्यू वहाँ पे, यहाँ पे तो रिव्यू एप्लीकेशन में पूरे का फैसला जो है वो बदल दिया जाता है, और मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को तो छोड़ें, पूरे फैक्ट्स को जो है वो चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम ये जो आपने बात की ना कि जुडिशल रिफॉर्म्स तो एक मरहला है और एक इसका एक प्रोसेस है, लेकिन जजेस के अंदर भी रिफॉर्म प्रोसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब वो फैसला करें तो वो मतलब इंसाफ की बुनियाद पे फैसला करें और वो इंसाफ नजर आना चाहिए, क्योंकि यूजुअली हमारे फैसलों में अब जो हो रहा है कुछ अरसे से उसमें इंसाफ नजर नहीं आ रहा। अच्छा। लग यही रहा होता है कि जो इन्फ्लुएंशियल है उसको तो रिलीफ मिल जाता है, जो इन्फ्लुएंशियल नहीं है तो वो 20 साल जब वो मर जाता है उसके बाद। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमेशा ये बात करते हैं कि हमें दो नहीं एक पाकिस्तान, उसके पीछे हाँ, यही है कि जब इंसाफ और एक होगा अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी। राजा अमीर अब्बास साहब, जब मैं एहतिसाब की बात करती हूँ तो मुझे नैब भी याद आ जाता है, नैब याद आता है तो फिर आप भी याद आते हैं, तो इंटरकनेक्टेड भी रहे ना। तो मुझे ये बताएं कि जब एहतिसाब की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हुकूमत की ख्वाहिश भी हो सकती है, हुकूमत की ये कोशिश भी हो सकती है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो और मुल्क से जिन लोगों ने पैसा लूटा है वो पैसा वापस भी हो, और हुकूमत पे आने से पहले उनका ये नारा भी था। लेकिन वो नारा कितना कम असर करता है कि जब आपकी जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं होती या आप उस लेवल का एहतसाब नहीं कर पाते, या हम देखते हैं कि नैब की कुछ केसेस में प्रोसिक्यूशन वीक होती है जिसकी वजह से कितने कितने 28 माह में या 6 माह में या पता नहीं कितने कितने दिन अंदर रहते हैं, विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आते हैं, और फिर अभी तो अपोजिशन लीडर भी हैं, पीडीएम वाली सियासत भी कर रहे हैं। देखिए, ये आपका एक मल्टी प्रोंग क्वेश्चन है कि एहतसाब का अदारा। अब इमरान खान अकाउंटेबिलिटी का पीटीआई नारा लेके तो आई, एग्जैक्टली। उसके बाद हमने टीवी पे प्रेसेस भी देखे कि जी बड़े इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, ओपन एंड शट केसेस भी बताए, लेकिन क्या वजह है कि वही टीटीओ वाले केस में जिसका इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि मैं खुद इस प्रोसिक्यूशन से, खुद इस सुप्रीम कोर्ट से 30 साल से वाबस्ता हूँ, कि इतना एविडेंस होने के बावजूद क्या वजह है कि नैब उसको अदालत में कनेक्ट नहीं कर पाती, उसको अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में बेल दे दी जाती है। उसके पैरेलल कुछ ऐसे केसेस हैं जो हम खुद करते हैं, उसमें कथन आपको बेल नहीं मिलेगी। भले से आप देखेंगे कि अगर एक पटवारी का, तहसीलदार का केस होगा, नैब का केस होगा, तो पहले दिन ही चोर डाकू तस्वर करके सर, लेकिन ये तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में भी जाते हैं ना केसेस, वहां से क्या हो रहा है? जमानत जो सी है वो तो हाई कोर्ट, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में जब जाते हैं तो नैब की जो प्रोसिक्यूशन का इशू है, इसको अब खाली ये कह देना कि जनाब नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए नाकाफ़ी है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर एहतसाब नहीं होगा तो लोग नैब के अदारे को बुरा भला नहीं कहेंगे, इमरान खान से पूछेंगे कि जनाब आपने एहतसाब करना था, आपने क्या किया। इसमें देखिए नैब इंडिपेंडेंट होगा इन्वेस्टिगेशन की हद तक, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली नैब इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको तो एक्सचेकर से जाती हैं तमाम फंड्स। आप उसके साथ भले से बैठ सकते हैं कि जनाब क्या वजह है कि प्रोसिक्यूशन आपकी इतनी कमज़ोर है, आपके जो रेफरेंसेस आते हैं अब उसमें 100 गवाह, 200 गवाह अननेसेसरी डाल दिया जाता है कि वो आप उनका पलंदा देखें, 30 वॉल्यूम्स के वो रेफरेंसेस होते हैं। एक जो गवाह है वो सारा काम कर सकता है, काफी एविडेंस वो रिकॉर्ड पे ला सकता है। आप वीकनेस कहाँ पर देखते हैं, लूप होल्स कहाँ पर आपको दिखते हैं? लूप होल्स एक तो नैब खुद देती है, यकीन कीजिए कि नैब दे देती है। जब 100 गवाह बनाएंगे, 120 गवाह बनाएंगे, तो उसमें एक साल में अगर आप चार्ज ही फ्रेम नहीं होने देते, जरदारी साहब के केस में 1 साल लग गया चार्ज फ्रेम होने के लिए, 30 दिन आपने दिए हुए हैं इसके केस को कंक्लूड करने के लिए। मैं इसको थोड़ा तो ये चीजें फिर चीफ जस्टिस को भी देखनी चाहिए। हमें वन थिंग, क्योंकि ऑटोनमस बॉडी है ना नैब, तो अब अगर वो ये चीजें हो रही हैं और वो एक गो स्लो हो रहा है, तो फिर उसको क्या किया जाए? उसका कोई हल है? देखिए उसका हाल क्यों नहीं, आप ऑर्डिनेंसेस इतने बहुत ला रहे हैं, क्यों नहीं एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं? नैब कवानीन पे तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। वो क्या किया था, उसको मजीद कमजोर करने के लिए नैब कवानीन को, उसके बाद हालिया एक ऑर्डिनेंस कर दिया कि जिसमें कहा जाता है कि जी नैब की प्रोसिक्यूशन सबसे वीक है, और वो शख्स जो 3 साल से उसका प्रोसिक्यूटर जनरल है, पिछली हुकूमत के दौर में लगा था, उसे जो नैब कवानीन इजाज़त नहीं देते। सैफ साहब बैठे हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल 1 टाइम है और उसको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलती, उसको एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक्सटेंशन दे दी जाती है उसी प्रोसिक्यूटर जनरल को जिसकी परफॉर्मेंस ये है। फिर अदालतें ने, चीफ जस्टिस ने कहा 120 अदालतें बनाई है, अब 6 माह 8 माह गुजर गए, हमें तो कोई दूसरी अदालत नजर नहीं आई। फिर नैब के बारे में चीफ जस्टिस के साथ बैठिए कि क्या वजह है, जी हुकूमत लॉ मिनिस्ट्री ने, लॉ डिवीजन ने बनानी है। फिर आप चीफ जस्टिस से बैठिए कि सुप्रीम कोर्ट एक और फैसला देता है, लाहौर हाई कोर्ट उसके बरक्स फैसला दे देता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक और व्यू ले आता है, खुर्शीद शाह की 2 साल से केस लगा हुआ है,
केसेस की अगर आप नवीयत देखें तो मिलते जुलते केसेस होते हैं, लेकिन ठीक क्या है, वजह है कि मैं वहां से बेल होती है, यहाँ से नहीं अच्छा होती। आरिफ चौधरी साहब, ये खुर्शीद शाह साहब का नाम आ गया तो शहबाज शरीफ साहब के साथ जरा इनके भी केस पे बात कर लें, क्योंकि अब एक दफ़ा फिर जो है वो पीपल्स पार्टी ने जरा अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है और कि जी खुर्शीद शाह साहब बाहर आएंगे, इंतखाबी इस्लाहात चूँकि वो देख रहे थे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे हुकूमत उनका ताउन चाह रही है अपोजिशन का, तो वो कह रहे हैं कि जी खुर्शीद शाह साहब चूँकि पहले भी देख रहे थे तो लेट हिम कम आउट और फिर वो दोबारा से इस चीज़ को देखेंगे। सर अब मामला वही है, 9 माह से तो वो तकरीबन अंदर है, साबित अभी तक क्या हुआ उनके ऊपर? अभी ख्वाजा आसिफ का मैं आज या कल देख रही थी मजीद 15 दिन के जुडिशियल रिमांड पर। सर इन केसेस से फिर थोड़ा सा मुतजलजल होने लग जाता है एतमाद। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अगर कहीं देखने की जरूरत है तो वो नैब के ऑर्डिनेंस को और नैब की जो आपने तश्कील की है उसको देखने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि नैब के चेयरमैन का तकर्री जो है उसका तरीकेकार दुरुस्त नहीं है। वो तकर्री जो है वो पार्लियामेंट को करनी चाहिए और बड़ी ही ऐसे इंडिपेंडेंट और शफाफ तरीके से करनी चाहिए कि कोई शख्स किसी का एहसानमंद ना हो, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि एहसानमंद होते हैं और फिर वो एहसान का बदला चुकाते हैं। क्योंकि आप देखें रिटायर्ड हो जाता है जब कोई जज, तो वो उसकी वो जिम्मेदारियां नहीं होती जो सर्विस के अंदर रहते हुए होती है। आपने ये देखा कि इस मामले में नैब का किरदार कि आज नहीं इससे पहले मैं राजा साहब बाकी सारे लोग बैठ के ये बात उनसे बार बार की कि जनाब चेयरमैन साहब आपके पास वही प्रोसिक्यूटर मौजूद है, वही इन्वेस्टिगेटर्स मौजूद हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वापसियों का इल्म है कि उनकी वापसियां किसके साथ है। और अगर वो केसेस देखें तो उन केसेस में आपको अक्सर ऐसे नजर आएंगे कि जिसमें नैब के अपने प्रोसिक्यूटर जो है वो साथ दे रहे हैं और उनके अपने गवाह जो है नैब के वो उनका साथ दे रहे हैं इसका मुजरिमों का। तो उस सारे अमल को आज तक कभी चेयरमैन साहब के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी कि ये जो बात कही जा रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एहतसाब करने वाले इदारे को सबसे पहले अपना एहतसाब करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जजेस को इस तरह देने का तरीकेकार एहतसाब के लिए कि आप यानी हुकूमत जो है वो इस तरह उनकी तकर्री करे और फिर हुकूमत जो ये भी दुरुस्त नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि ओवरऑल हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। जुडिशरी ने जब से ये इख्तियारात आज खुद लिए हैं, यानी ये सर ये थोड़ा हार्श नहीं हो गया? हाँ जी, मैंने कहा थोड़ा हार्श वर्ड्स नहीं हो गए कि हम एक बहरहाल सिस्टम है, जजा और सजा का अमल है। मैं इससे कम यही कह सकता हूँ कि काफी नाकाम हो चुका है। और उसकी वजह ये है कि जब से ये हुआ क्या कि ये सज्जाद अली शाह साहब के दौर से उससे पहले इंडिया में यही किया गया कि इख्तियार अपने पास ले लिया गया कि जो जज चीफ जस्टिस है उसी ने जज मुकर्रर करने हैं। चलिए ठीक है, उसी का नतीजा यहाँ भी उसी तरह ये आपने वो मेरे ख्याल इस पे बात अभी तो जब कह भी रहे थे तक आपको दोनों तरफ ये देखना होगा कि प्रोसिक्यूटर्स भी इंडिपेंडेंट रखने होंगे, ट्रेंड रखने होंगे, इन्वेस्टिगेटर्स भी वो चाहिए जिनकी ट्रेनिंग हो और व्हाइट कॉलर क्राइम को वो अनर्थ करना जानते हो। और फिर अदालतें जो है अदालतें भी इतनी माहिर हो कि जो काम करे। आप यकीन माने बाज अदालतों में हमें जाते हुए अरसा गुजर गया है, अबूरी जमानत पे 1.5 पौने 2 साल लोग चल रहे हैं और वो अबूरी जमानतों का फैसला नहीं हो रहा तो कबल गिरफ्तारी। तो इन हालात में आप ये देखें कि ये सारा अमल जो है हमें तो यूं लगता है कि एक मजाक है, एक तमाशा है, सुबह शाम हम देखते रहते हैं। अच्छा ठीक है सर, वैसे ठीक है नैब पे हम बात तो कर रहे हैं क्योंकि हम ये समझते हैं और हम ये चाहते भी हैं कि जो ड्यू प्रोसेस है उसमें तेजी आए और फौरी तौर पर जो कम से कम जिस तरह से अभी राजा अमीर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि अगर नैब का इदारा उस तरह से काम नहीं करता उस एफिशिएंसी के साथ तो लोग नैब के इदारे को इतना नहीं कहेंगे। जो ये वादे करके जो सियासी हुकूमत आई है बरसर इक़्तिदार, लोग आने वाले दिनों में या एंड ऑफ द गवर्नमेंट टेन्योर उन्हीं से सवाल करेंगे। बैरिस्टर साहब के तरफ जाने से पहले मुख्तसर ये बता दूं कि जो 99 से जो व्हाइट कॉलर क्राइम जो सबसे मुश्किल उसमें रिकवरीज का जो अमल समझा जाता है वो तकरीबन 714 बिलियन जो इन्होंने रिकवरी की है फ्रॉम 1999 ऑनवर्ड्स,
487.5 बिलियन जो है वो लास्ट इस 3 ईयर्स में थी। तो ठीक है, शायद हम समझते हैं कि एब्सोल्युटली मार्क नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही हम कहें। लेकिन इसकी बेहतरी के लिए ये जो गो स्लो की जो बात की है, मेगा स्कैंडल्स में होनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आ रही। ओके फाइन, आई गॉट योर पॉइंट सर। बैरिस्टर सैफ साहब, ये जो गो स्लो वाली बात की है प्रोसिक्यूशन में या केस में, प्लस थोड़ी बहुत जो रिकवरी, इससे बेहतर रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं? और क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि प्रोसिक्यूशन में थोड़ा स्लो हो जाता है या उस तरह से शार्प वे में कर्व्स में आगे लेके नहीं बढ़ते? देखें, एक बात का हमें इदराक होना चाहिए इस पूरी डिस्कशन में कि हम जब नैब की बात करते हैं या नैब की खामियों की बात करते हैं या जुडिशल सिस्टम की खामियों की बात करते हैं, तो हम बेसिकली सिर्फ इन दो इदारों की नहीं बल्कि ओवरऑल सिस्टमिक जो हमारा निज़ाम है उसका जो डिसऑर्डर है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये उस सिस्टमिक डिसऑर्डर की अलामात हैं जो आपको नैब में या पुलिस में या जुडिशल सिस्टम में नज़र आ रही हैं। बेसिकली सारे सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ नैब पे फोकस करेंगे लेकिन जुडिशल सिस्टम आपका ठीक नहीं है तो वहाँ भी काम नहीं होगा। और अगर आप मतलब ओवरऑल जो फिर हमारा ओवरऑल इखलाकी सिस्टम है उस पर आप नहीं बात करेंगे या पॉलिटिकल सिस्टम पे, तो मतलब ये है कि ये एक ओवरऑल सिस्टमिक रिफॉर्म। हाँ, अब रह गई बात नैब की। नैब के अंदर यकीनन मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूंगा कि नैब ने आने के बाद रिकवरी के खाते में बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, कई ठीक केसेस को भी इन्वेस्टिगेट किया। मैं खुद नैब का हिस्सा था 1999 से 2004 तक, और मतलब वो उसका बिल्कुल फॉर्मेटिव फेज था जब शुरू में स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद आमिर साहब भी नैब में रहे हैं। हमें इतना कम अज़ कम मैं इस बात को एग्री करूंगा कि नैब ने अपनी कोशिश ज़रूर की है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म का फुकदान यकीनन था और आज भी है। और उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि आपका सिस्टम ऐसा है कि आप पर जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, एक्सट्रीनियस कंसिडरेशंस जो हैं, यानी आपके इदारे के बाहर के कंसिडरेशंस, वो आप पर असरअंदाज होते हैं। जैसे कि मसलन फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक मिसाल ये लूँगा कि नैब को उतना प्रोफेशनलिज्म उसमें आना चाहिए था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन और फिर उसकी प्रोसिक्यूशन वो अबाउट बोर्ड होनी चाहिए थी। कई चीज़ों में ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा, इसके अंदर एक पॉलिटिकल एलिमेंट ये आ जाता है कि हर हुकूमत जब वो प्रोसिक्यूशन करती है तो उस प्रोसिक्यूशन को वो एक गैर इरादी तौर पर अपने क्रेडिट में लेने की कोशिश करती है। जिस दिन आपने एक केस पकड़ा और आपने उसका ऐलान किया कि अब हमने इन लोगों को सजा दिलवानी है, जब आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं तो उसका क्रेडिट आप खुद ले लेते हैं। उसके बाद फिर जब वो नैब में जाता है तो वो पॉलिटिकली टेंट हो चुका होता है। इसलिए मेरी अपनी बार और मैंने आपके यहाँ पे इस चैनल पे भी और कई मरतबा ये बात की है कि हुकूमत को भी इस बात से एहतराज करना चाहिए कि केसेस को बहुत ज्यादा हाइप नहीं देनी चाहिए। जब लेट द नैब इन्वेस्टिगेट, prosecute or conviction, let them do it, let them take the credit as well as the discredit of it। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा हाइप देते हैं, जैसे अभी हमने बात की ये पर्चियों वाली, क्या थी ये जो पैसे वगैरह अकाउंट्स में आए ना, वो कुल्फी वाले, हाँ टीटीज और ये चीजें। अच्छा, अब उसको इतना हाइप दे दिया गया कि बाद में जब एविडेंस फॉर वट एवर रीजन, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की कमजोरी थी, इन्वेस्टिगेशन की थी, या जुडिशल सिस्टम ने उसको उस तरह से वो नहीं किया गया, लिटिगेशन सही तरीके से नहीं हुई, होता क्या है वट एवर, हाँ, लेकिन फिर उसका ग्रेस क्रेडिट भी आपको ही मिलता है। फिर लोग आप पर एतराज करते हैं, मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा, ये लेकिन ये हमारे ओवरऑल कल्चर का हिस्सा है। पॉलिटिक्स में भी यही है ना। अब आज अपोजिशन पार्टियां तमाम इल्जामात जो है वो हुकूमत पे दे रही हैं, ये नहीं देखती कि हमने खुद क्या किया था। और आज जो कुछ हो रहा है ये आप ही का तसलसल है। तो अब क्या करें राजा आमिर अब्बास साहब, ये जो हमें मुल्क का लूटा हुआ पैसा जो मुल्क से बाहर चला गया था मनी लॉन्ड्रिंग के फॉर्म में, टीटीज, ये सब चीजें, ये वापस आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा, कितना आसान है, कितना मुश्किल है? देखिए, मौजूदा जो सिस्टम है या जो कवानीन है, इसके तहत तो अगर इसने आना होता तो जितना इमरान खान इसको इंथुजियाज्म से लेके आया था, कुछ तो लेके आते। नैब को ये कह रहे हैं कि 99 से थे, बाद में मैं भी था। ज़रा माँ सिवाय नवाज शरीफ का ये जो केस हुआ है, एक पॉलिटिकल पर्सन को सज़ा नहीं हुई, 1 रुपए की रिकवरी को कोई बताएं कि जी ये किसी सियासतदान से हमने रिकवरी की है, कोई रिकवरी नहीं। रिकवरी किससे होती है? नीचे के लोगों से। रिकवरीज किससे होती हैं? मुदारबे वालों से। रिकवरी डबल शाह से होती है। रिकवरी में क्या शो कर देते हैं कि जी अब बार्गेन हो रही है, सिंध की ज़मीनें वापस हुई, हाँ जी इससे सरकार को इतना पैसा मिल जाएगा, उसको भी रिकवरी में डाल दिया गया। तो दिस इज़ नॉट इट। फिर नैब में आप चेयरमैन लगाते हैं, किसकी मर्जी से अब चेयरमैन लगा हुआ है जो मौजूदा शाहिद खाकान अब्बासी,
खुद जो नैब का मुलजिम है, इतने बड़े स्कैंडल्स हैं उसके खिलाफ, और खुर्शीद शाह ने लगाया, वो खुद दोनों अंदर हैं नैब के केसेस में। अब आपके ख्याल में जब उन्होंने लगाया होगा किसी को चेयरमैन, तो कोई कंसिडरेशंस होंगी, कुछ उनके कॉन्फिडेंस लेवलिंग हुई होगी, कोई ना कोई बात होगी। और इंटरेस्ट सेफगार्ड हो रहे फिर होंगे जब कहीं ना आप कहीं। एक रिटायर्ड आदमी को, जिसको अपने कैरियर की अब मजीद फिक्र नहीं होती, उसको लगाते हैं कि जो कि 65, 70, 75 साल का हो, नैब के चेयरमैन एक बड़ी एनर्जेटिक पोस्ट है, इसके लिए खुद भी उनको पढ़ना पड़ता है, खुद भी देखना पड़ता है, मुख्तलिफ जाना पड़ता है, तो क्यों आप एक 75-70 साल मैं के इससे पहले कि बंदे आरिफ को चौधरी साहब के पास लगाते चले हैं? जाऊं, मैं जरा तो ये खुर्शीद शाह साहब तमाम के केस पे चीज़ें बात बातें करना चाह रही हैं। हूँ। आरिफ चौधरी साहब मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। खुर्शीद शाह साहब पे जो केस है, उनको जब हुआ गिरफ्तारी हुई, और उनके ऊपर तकरीबन 1.3 बिलियन के इन्होंने जो असासाजात हैं वो। असासे अपने दिए, और फिर वही जो बियॉन्ड लिमिट्स, एसिड बियॉन्ड लिमिट्स। सर ये केस फिर साबित ना होने वाला केस है। वो कह रहे हैं जी खुर्शीद शाह साहब पिछले 9 माह से जेल में है, 9 माह से कस्टडी में है, साबित तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी मजीद कितना टाइम इनको साबित लगेगा साबित होने देखिए, में? बात यही है कि इसमें बहुत साइड्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर जो केसेस में इल्तवा होते हैं, तारीखें होती हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन भी लेती है, और जो इनके अपने काउंसिल होते हैं डिफेंस के, वो भी तारीखें लेते हैं, और अदालतें खुश हो के तारीख देते हैं कि चलो जान छुट गई, आज केस नहीं चलाना पड़ेगा। तो बात यही है, नैब ने भी अगर 100 से ऊपर गवाहान डाल दिए हैं उसमें, तो फिर ये डिले किसके ऊपर जाएगा? क्यों 100 बंदों को आप ला रहे हैं, जबकि आपको पता है एक बंदे की गवाही में पूरा दिन लग जाएगा। जब 30-30 बंदों को आप इकट्ठा क्लब कर देते हैं एक रेफरेंस में, एक अदालत में 40 रेफरेंस लगे होते हैं, तो ये मौजूदा सिस्टम में कतन इसमें आप इस डिले को नहीं रोक पाएंगे। ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाता है कि जनाब आपने बताना है ये इतने अरब के असासाजात कहाँ से बनाए आपने, तो वो तो बड़ा लंबा सिलसिला है। तो इसको जब तक फिक्स नहीं किया जाएगा, जो डिफेंस होते हैं, ये बड़े लोगों के जो और केस फिर होते हैं, ठीक एक है, बात वो यही चाहते हैं कि इसको जितना डिले करेंगे, डिले किया तो जाए, इसके डिले बाद टैक्टिक्स यूज हो कोई रही होती है। फेवरेबल हुकूमत आ जाएगी, कोई फेवरेबल नैब आ जाएगी, कोई फेवरेबल पॉलिसी आ जाएगी, व्हीलिंग डीलिंग के नतीजे में जो हो रही है ग्राउंड पे, तो हमको रिलीफ मिल जाएगा, हम छूट जाएंगे। 8-8 साल के बाद रिव्यूज़ लगे, वो सज़ाएं ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ का केस आप देख लें, अब भी अगर वो सोच रहे हैं मैं बाहर बैठा रहूं, फिर कोई ऐसी जुडिशियल ऑफिसर भी ऐसे आ जाएंगे, कोई अच्छा, नैब का चेयरमैन जस्ट ऐसा आएगा। सिंपल सी बात ये कि तो अगर हम ये पढ़ते ये थे कर तो लें। गलत नहीं पढ़ते थे, और सुनते थे तो गलत नहीं सुनते थे कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अब मुझे ये बताएगा आरिफ चौधरी साहब कि फिर कितना आसान होता है पॉलिटिकली या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एज देना, या उनको ये करना कि जी देखिए जी कुछ भी साबित नहीं हुआ, इट वाज ऑल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एंड नथिंग एल्स। तो फिर तो इसको कैश कराना और विक्ट्री के साइन बना के बाहर निकलना, और फिर हारफुल की बरसात होना, तो ये तो मेरा ख्याल है उनको और ज्यादा सूट करता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। नादिया, आपके सवाल का जवाब इसी में मौजूद है जो आपने कहा था कि क्या लूटा हुआ पैसा वापस आएगा, तो उसका जवाब ना में है। कि उसकी वजह यह है कि ये जो लूटा हुआ पैसा बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने पैसा लूटा है, वो बहुत तेज लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। और फिर किसी जमाने में तो ये कल्चर होता था कि अगर किसी पे ये इल्जाम लगता था कि जनाब इसने ये पैसा कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, ये पैसा इस तरह बनाया है, तो लोग उससे नफरत करते थे। अब तो जिस तरह आपने खुद फरमाया कि वो विक्ट्री का निशान बनाता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उसका मुकाम और बढ़ जाता है। दुनिया में ये तस्वर था और अभी है कि लोग अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं किसी ऐसे शख्स से, किसी ऐसे सियासतदान से, किसी ऐसे रहनुमा से जिसने पैसा कमाया हो नाजायज तरीके से, करप्शन की हो। पाकिस्तान में लोग उसका साथ देते हैं, और खास तौर पे ये सियासतदान तो माशाल्लाह इससे अहमद है कि ये जनाब जितनी ज्यादा आप प्रोसिक्यूशन करेंगे उतना ही ये उभरेगा, जितना के दबा देंगे। इसी तरह वो कहते हैं कि जनाब देखे हमसे इन्होंने क्या निकाल लिया, और निकालने वाली बात सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने मौजूद है आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस। यानी सब कुछ हुआ था, लेकिन आप अंदाजा करें कि इंतकाम में ये साथ तक मुस्लिम लीग नून आगे चली गई कि जनाब वो डेप आई, वरना अगर केस जो था वो मेरिट पे चलता तो पता लगता लोगों को कि ये ऐसा हुआ था।
ये पैसा बाहर कैसे गया, सही ये है। तो टेक्निकल केस होता। लेकिन इसी तरह आपको सारी चीजें जो अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए, इंसाफ पर मबनी हो जानी चाहिए, वो आपको जब यानी तासुर उसका ये मिले कि ये इंतकाम पर आना के इंतकाम वाली ऐसी कोई बात नहीं है। खासतौर पर पीटीआई का इंतकाम किससे क्या होगा? पीटीआई को तो खास हुकूमत मिली है और पहली दफा हुकूमत मिली है, इससे सही। पहले तो इसके पास हुकूमत नहीं थी और ना ही पीटीआई कभी जेरे अताब रही है, कोई ऐसी पार्टी भी नहीं थी। तो मामला यह है कि उनको अपना एक नैरेटिव बिल्ड करना होता है सियासतदानों को, और वो नैरेटिव यही है कि जनाब हमें सही है। आपका निशाना बनाया जा रहा है। और Agreed। एक बात आप दिल में रखें, ठीक है। एक दौर अच्छा था ठीक है आरिफ चौधरी साहब, टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, क्योंकि जब सारी बातें हो रही है और अगर इस एहतसाब के अमल को हम बात अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर ले और नवाज शरीफ साहब की बात ना हो तो फिर बात नामुकम्मल भी रह जाएगी। मुझे बैरिस्टर सैफ साहब अब बात बताएं, जो हमने ये बात भी की थी, मैं आरिफ चौधरी साहब से बात करी थी कि जब शहबाज शरीफ साहब जो गारंटियर थे एब्सकॉन्डर नवाज शरीफ के जी 50 रुपए के स्टैंप पे कि जी वो वापस आएंगे और वो वापस नहीं आ रहे, तो कौन सा ऐसा फोरम है जहाँ पे आवाज उठनी चाहिए थी और नहीं उठी? प्लस ये कि यही उनको एब्सकॉन्डर करार देते हुए अदालत से भी ये रिमार्क्स आए थे कि मतलब उन्होंने अदालती फैसले का तमस्खुर उड़ाया है और हम बड़े शर्मिंदा हैं कि एब्सकॉन्डर मुल्क से इस तरह से बाहर भाग के कन्विक्टेड बंदा और वहां पर बैठा हुआ है, तो कैसे वापस लाने का तो बड़ा मुश्किल है, यूके लॉज या ऐसी कुछ, या कोई चांस है आपको लगता है? देखें, पहली बात तो ये आपने ये पूछा ना कि आवाज़ कहाँ से आनी चाहिए। मेरे ख्याल में आवाज़ तो हम सब आवाम जो है ना हमारे दिलों से आनी चाहिए, लेकिन हम तो उसे शेर शेर का लक़ब दे के और खिताब दे के आप भी? उसके नहीं, मैं आप तो आवाम नहीं ना, आवाम तो की हम नहीं ना नहीं, बोले मैं ना। अल्लाह ना करे कि मैं ऐसा कहूँ, लेकिन मैं आवाम की बात मैंने करूँ, कहा जो तस्वीर उसके कर दूं, सपोर्टर्स कुछ हैं, और ना समझे। जो उसके सपोर्टर्स हैं, जो हज़ारों की तादाद में उसके जलसों में नारे लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो अवाम तो आपकी इन चीज़ों को कोई इखलाकी मयार उनका जो है इस लिहाज से वो पॉलिटिक्स में नहीं देखते कि किसी ने चोरी की है तो वो लीडर उसको नहीं होना लेकिन चाहिए। नैरेटिव बिल्डिंग है ना, वो अब कहते हैं कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है तो उनके यही साथ। तो बात है ना, अब वो नैरेटिव बिल्डिंग उन्होंने कर दी है, लेकिन अगर यही नैरेटिव बिल्डिंग आप किसी और जगह में करें, किसी और महज़ब मुल्क में करें, किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में करें, तो मेरे ख्याल में वो नैरेटिव बनाने वाले को जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे कि सही तुम बात है। एक चोरी को तुम जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव बना के पेश कर रहे हो, लेकिन नहीं करती हमारी आवाम। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि हमारा मसला इंस्टीट्यूशंस का नहीं है, हमारा ओवरऑल सिस्टमिक डिसऑर्डर है। उसमें ये कई चीज़ें, मोरालिटी भी आ जाती हैं, उसमें कैरेक्टर भी आ जाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें, अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है। रह गई बात ये कि अब अदालतें ने देखें, अदालतों में वांटेड है, अदालत को चाहिए कि जो भी लीगल जुडिशल प्रोसेस है उसको करें, एग्जीक्यूट करें और उसको बुलवाएं। हुकूमत को जहाँ तक ताल्लुक है, देखें हुकूमत ने अपनी कोशिश भी की है और कर भी रही है, हुकूमती बयान तो सर हम सुनते हैं ना, कई दफा होता रहा। लेकिन देखें इस वक्त प्रॉब्लम क्या है कि वो जिस मुल्क की जुरिस्डिक्शन में है उस मुल्क के साथ एक तो आपकी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, दूसरी बात यह कि उसके पास एक बड़ा अच्छा डिफेंस है। मैं लीगल बात कर रहा हूँ कि मेरे खिलाफ ऑफेंसेस पॉलिटिकल हैं, और पॉलिटिकल ऑफेंसेस का जो इल्ज़ाम होता है वो एक्सट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल लॉ में वो एक डिफेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो जब अब वो चूंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2 मरतबा 3 मरतबा, तो नेचुरली वो उन चीज़ों से वो आगाह हैं, इसलिए बज़ोर क्या कहते हैं, वैसे तो आप उनको वहां से लाने में काफ़ी मुश्किलात होंगी, लीगल इम्पेडिमेंट्स काफ़ी हैं, लेकिन अब बात यह है कि अदालत को चाहिए ना कि उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, उनकी यहाँ पे बहुत चीजें, एक आम आदमी की तो प्रॉपर्टी भी जो है वो शर्म आ जाए तो अलग बात नहीं, है। वो तो नहीं आएगी, वो तो आप मतलब मैं यही तो तो उनका गारंटी नहीं ले रही थी, यही तो आप उनका बड़े कमाल है, मखसूस से कह रहे हैं। यही तो नहीं मुझे पता है, नहीं यही तो नहीं उनका आएगी। कमाल है। नहीं सवाल ही नहीं पता, तो अल्लाह के करम से कभी भी नहीं आएगी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ वो नहीं बाद में आएगी, तो वो बाद नहीं में आएगी, नहीं वो नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल जहां तक ताल्लुक है लीगल प्रोसेस का, तो मैं समझता हूँ कि वो इनिशिएट होना भी चाहिए और उसमें कोर्ट्स को भी एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स वैसे तो बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही होती हैं जहां उनको नहीं करना होता, लेकिन इस मामले में जो है वो नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल में ये अदालतों की तरफ से भी इस पर प्रेशर होना चाहिए, और जब अदालत की सपोर्ट हुकूमत को हासिल होगी तो मेरे ख्याल में हुकूमत भी उसमें अच्छी तरह परफॉर्म कर सकेगी। तो अभी हम इसको किस तरह से लें कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर हैं, राजा आमिर अब्बास साहब, और वो मुल्क से जाने के लिए पर तोल रहे हैं, तो उनको अभी मुख्तसर सी हम बात वन लाइनर दे दीजिएगा, अब बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क से बाहर जाने के लिए हुकूमत को दरख्वास्त देनी पड़ेगी। पहले तो वो अदालतों के दरवाजे खटखटा, अब उन्होंने ECL से नाम हटवाना है और उसके लिए दरख्वास्त हुकूमत को यानी वजारत दाखिला को जाएगी, ऐसे ही है, तो ऐसा होगा या हो सकता है? देखिए, पहले भी ये गलत बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ को अदालतों ने जाने दिया।
उसको अल्टीमेटली हुकूमत ने ECL से निकाला। कोई ऐसा अदालतों का ऑर्डर नहीं था कि इसको ECL से नहीं, उन्होंने निकाल तो दिया हाँ जाए। छोड़ दिया था जनरल फिर। मुशर्रफ के केस में ये फैसला आ चुका है कि ये गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव है कि वो किसे रखती हैं या किसे नहीं। ठीक है। अब भी शहबाज शरीफ को अगर इजाज़त मिलेगी, अब मैं नहीं कह सकता कि लाहौर हाई कोर्ट कोई ऐसा अगर फैसला कर दे तो अदालत है। लेकिन ECL से जी। नाम हटाने का काम तो हुकूमत का है ना, वजारत हुकूमत दाखिला का है, सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक डिसीजन मौजूद है। ठीक है। अगर कोई फैसला आता है तो फिर दो चीजें करनी चाहिए, एक तो नैब उसको चैलेंज नहीं करती, हुकूमत भी चैलेंज नहीं करती, ठीक है, और ठीक नंबर है। 2 एक बात आपने की थी नवाज शरीफ के हवाले से कि हाँ। कम से कम वहाँ की हुकूमत को लिख दे कि वहाँ का अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डिनेंस है कि जो कि इन्हीं लुटेरों के लिए है कि उस मुल्क में अरबों रुपए की जायदादें ठीक है। कहाँ से बनाई हैं, वहाँ पे केस को परसू करे। चले बहुत शुक्रिया राजा मीर अब्बास साहब, बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आरिफ चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले रिफॉर्म्स नागुज़ीर हैं, और इसी अगर सिस्टम पे चलते हुए, इन्हीं कवानीन पे चलते हुए अगर होना होता तो शायद अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।